Hello everyone. Today I will discuss top 10 most important question of civics chapter number 1 power sharing. In the previous video I have already discussed all the MCQs, and in this lecture we will deal with long type of questions and short type of questions. Within 10 questions you will be able to revise all the chapter. So here is question number 1, define मेजोरिटेरियनिज्म. तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या है भाई. तो मेजोरिटेरियनिज्म एक बिलीफ सिस्टम है, एक आइडियोलॉजी है दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री. कि एक मेजोरिटी कम्युनिटी ही रूल करेगी देश में, किसी भी कंट्री में. एक जो मेजोरिटी में होगा, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जो नंबरिंग वाइज ज़्यादा होगा वही रूल करेगा. ऐसा बिलीफ सिस्टम. और कैसे रूल करेगा भाई? इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स. मतलब जैसे उनकी मर्जी होगी वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे. इसको आप सिंप्लीफाई करके भी आंसर लिख सकते हैं कि एज पर देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेज. और क्या करेंगे भाई इसमें? और क्या होता है? बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. इसमें एक और चीज़ होता है, ये रूल तो करते हैं देश में, ये तो ऐसा मानते हैं कि रूल हम ही करेंगे जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, और अपने मन से करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेज, अपने मन से करेंगे, जैसी मर्जी वैसे करेंगे. एंड बाय डिसरिगार्डिंग, और वो जो माइनॉरिटी लोग हैं उनकी इच्छाओं की, उनकी ज़रूरतों को डिसरिगार्ड करते हुए कंट्री में रूल करेंगे. यानी उन जो माइनॉरिटी में है, जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखेंगे, उनके विशेष, उनकी इच्छाओं के बारे में इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा. मर्जी इनकी जो होगी, यानी जो मेजोरिटी में होगा वो अपने मन से सरकार चलाएंगे बस. ऐसा बिलीफ सिस्टम जो होता है उसको मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं. ठीक है भाई, ओके. और ऐसा कहाँ पे हुआ था? इसका एग्जाम्पल दो देख लीजिए. एक है श्रीलंका में, आपने देखा होगा मेजोरिटी में वहाँ पे सिन्हालास जो कम्युनिटी थी उनकी संख्या ज़्यादा थी. ठीक है भाई, वो लोग 74% थे, राइट. तो मेजोरिटी में हो गए वो, उनकी संख्या ज़्यादा है. जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में मेजोरिटी कम्युनिटी कौन है भाई? तो लगभग 79 to 80% हिंदू हैं. ठीक है, तो ये मेजोरिटी कम्युनिटी हो गई, राइट. ओके, तो ये है मेजोरिटेरियनिज्म, जहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी ही रूल करना चाहती है अपने मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग. ठीक है भाई, और वो एक तरह से एक्सप्लाइट करती हैं, डिसरिगार्ड करती है माइनॉरिटी कम्युनिटी को. ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके. मैंने आपको बताया कि विद इन 10 क्वेश्चन में मैं आपको ये चैप्टर रिवाइज कर दूंगा भाई. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, या क्वेश्चन नंबर 1 ही इसको कंसिडर करें. हाउ इज़ एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स. हाउ इज़ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. देखो भाई, इस टॉपिक से आपका कवर हो जाएगा बेल्जियम के कंपोजिशन के बारे में. एथनिक कंपोजिशन मतलब कि वहाँ पे पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसे था, वहाँ के लोग में, कम्युनिटी में कौन कौन से लोग थे. ठीक है, रिलीजियस कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, मतलब कैसे लोग थे वहाँ पे, उसका कंपोजिशन बताना है आपको. तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सिंपल आपके एग्जाम में आएगा कि डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, या तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वहाँ का एथनिक कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, आपको एक्सप्लेन करना है. तो देखो भाई, क्यों कॉम्प्लेक्स था वहाँ का एथनिक कंपोजिशन? पहला कारण ये है कि यहाँ पे 59% क्या थे भाई? 59%, हैव अ लुक, इट हैज़ बीन ऑलरेडी अंडरलाइंड, कि 59% वहाँ पे लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे. और ये जो 59% लोग फ्लेमिश रीजन में थे वो कौन सा लैंग्वेज को बोलते थे भाई? डच लैंग्वेज को बोलते थे. ठीक है भाई, तो पहला कारण ये हो गया कि 59% फ्लेमिश रीजन में लोग रहते थे और वो लोग डच स्पीकिंग थे. फ्लेमिश रीजन के बारे में आप थोड़ा सा देख लो. ऐसे अगर कोई कंट्री है, बेल्जियम है, तो बेल्जियम के, सॉरी ऐसे है ना, एक सेकेंड, जस्ट है, ओके, लाइक दैट. ओके, तो देखो भाई, ऐसे 2 रीज़न है, ये फ्लेमिश रीजन था और ये आपका वलोनिया रीजन था. और बीच में यहाँ पे बेल्जियम की जो कैपिटल होती है ब्रुसेल्स, ये है. तो ये 3 मेन रीज़न है वहाँ पे. तो जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में थे. देख रहे हो आप, डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में. सेकेंड पॉइंट, 40% लिव इन द वलोनिया रीजन, और जो 40% पॉपुलेशन है वलोनिया रीजन में रहती थी, और जो 1% बच गई वो जर्मनी में रहती थी. ठीक है भाई, तो जो वलोनिया के पीपल थे वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे भाई? फ्रेंच बोलते थे. तो ये 2 पॉइंट क्लियर है. थर्ड पॉइंट है, जो कैपिटल रीजन ब्रुसेल्स था, यहाँ पे 80% जो पॉपुलेशन था वो किसका था भाई? फ्रेंच स्पीकिंग का था. और 20% किसका था? डच स्पीकिंग का था. तो 2 पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो रहा है. एक तो कंट्री वाइज अगर देखा जाए, पूरे कंट्री को अगर कंसिडर किया जाए, तो मेजोरिटी में कौन है? तो डच स्पीकिंग है. कंट्री वाइज देखा जाए तो मेजोरिटी में कौन है? संख्या सबसे ज़्यादा किसकी है नंबरिंग? तो 59% डच पीपल का है. और माइनॉरिटी में कौन हो गया यहाँ पे? ये 40% वाले
कौन है भाई? ये है आपके फ्रेंच स्पीकिंग, राइट। लेकिन कैपिटल का जो कंपोजिशन था ये थोड़ा अलग था। कंपोजिशन में मेजोरिटी में कौन था? फ्रेंच स्पीकिंग थे, और माइनॉरिटी में कौन था? यहाँ पे डच स्पीकिंग थे, ठीक है। और जो कैपिटल रीजन था, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस थे। कौन भाई? जो 80% थे फ्रेंच वाले थे। तो आप एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देख सकते हो कि मेजोरिटी में कौन हो जा रहा है? डच स्पीकिंग कंट्री वाइज। लेकिन कैपिटल की बात करें तो माइनॉरिटी में कौन है? डच स्पीकिंग। और इनका डोमिनेंस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग, क्या कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण था। देखो भाई, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था मैंने आपको कि डच मतलब मेन जो कम्युनिटी थी वो कौन से कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, वहाँ पे टेंशन था। तो एक तो डच था, दूसरा फ्रेंच थे भाई, ठीक है। तो आपको ये डिस्क्राइब करना है कि उसका कारण क्या था भाई। तो कारण यही था, मेन रीज़न जो था कि मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, जो कहाँ पे थे भाई? मेजोरिटी में कैपिटल रीजन में, वो लोग बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। एंड दिस वॉज द रिसेंटेड बाई डच स्पीकिंग। और इससे लोग नाराज़ थे। कौन? डच वाले। ये सोचते थे कि हम देश में तो हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम पावरफुल नहीं है, हम उतने रिच नहीं हैं, और वो थोड़े से नंबरिंग में होके इतने ज़्यादा रिच हो गए। तो इससे इनको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इनका मानना ये था कि ये जो मेजोरिटी में जो माइनॉरिटी में पीपल है, हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, यानी कि ये जो फ्रेंच स्पीकिंग है, ये लोग ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। रिच ज़्यादा हैं तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा उनको ज़्यादा मिल रहा है, एजुकेशन उनको हायर मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग नाराज़ हो गए। यही दो कारण थे भाई, ठीक है। यानी मेन कारण यही था कि फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो रिच और पावरफुल थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, या फिर इस पे ये देख लेते हैं हम लोग, बेल्जियन मॉडल वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। ओके, जस्ट हैव पेशेंस। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप यहाँ से देखिए, आपने बेल्जियम का एपिसोड देखना स्टार्ट किया है। बेल्जियम में आपने कंपोजिशन देख लिया, बेल्जियम में आप मेन जो टेंशन था उसका कारण देख लिया। अब इन कॉजेज़ को, इस टेंशन को, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया बेल्जियम ने, कैसे इसको टैकल किया भाई। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट भी है, मतलब मल्टीपल टाइम्स। इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जिसको हम लोग बेल्जियन मॉडल भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि हाउ डिड बेल्जियम रिजॉल्व हर एथनिक प्रॉब्लम्स, या हाउ डिड एकोमोडेट, ठीक है। या ऐसे भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द बेल्जियन मॉडल, ठीक है भाई। तो आइए इसको शॉर्ट आउट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहला तरीका था थ्रू विच दे एकोमोडेट, थ्रू विच दे रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो पहला कारण क्या था भाई कि उन्होंने एक इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द बोथ ग्रुप, दोनों लैंग्वेज के जो मेंबर्स थे उनका नंबर इक्वल कर दिया, ठीक है भाई। इक्वल नंबर कर दिया मिनिस्टर्स कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब किया भाई कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। यही पॉइंट आप जो अंडरलाइन है यही हाईलाइट करोगे, बाकी अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। कि नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल, दोनों लैंग्वेज के मिनिस्टर्स इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है भाई। एंड ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। एंड सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम इच लिंग्विस्टिक ग्रुप। इन शॉर्ट आप इसको ये कह सकते हो कि नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरली। तो बीच की लाइन स्किप कर सकते हो, सिर्फ आप इतना अंडरलाइन तक ही लिखोगे आप, ठीक है। लास्ट में इससे होगा क्या भाई कि नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरली, मतलब कि अब कोई भी कम्युनिटी डोमिनेट नहीं कर पाएगी, समझ गए ना। ओके, क्योंकि दोनों के नंबर इक्वल है, दोनों मिनिस्टर्स के नंबर इक्वल है, तो इक्वल वो डिसीजन ले पाएंगे, कोई भी मनमानी तरीके से रूल नहीं बनाएगा, ठीक है। ओके, तो ये पहला तरीका था। सेकेंड पॉइंट, मोर पावर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा थी, अब मेन जो पावर था, जो बहुत से पावर थे, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया, ठीक है भाई, ऑफ टू रीज़न। आपको पता है दो रीज़न थे, दो स्टेट थे, प्रोविंस थे उस टाइम पे, एक वो फ्लेमिश रीजन था और एक वेलोनिया रीजन था। तो ये जो दो अलग स्टेट थे, इनको पावर ज़्यादा दे दिया गया, भाई आपका स्टेट का मैटर है, आप अपना समझो, ठीक है। आपको थोड़ा सा पावर ज़्यादा दे दिया गया, कंट्रोल आपके जुरिस्डिक्शन में, आपके स्टेट में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इंडिया में आप ऐसे एग्जांपल समझो, इंडिया में कौन है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? बीजेपी है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप हरियाणा में हो, या अगर आप मान लो एमपी में हो, राजस्थान में हो, ठीक है, पंजाब में हो, तो पंजाब का एग्जांपल लेते हैं। पंजाब में अलग स्टेट है,
उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट को बोला भाई आप अपना मैटर देखो, स्टेट में कैसे आप लॉ बनाओगे, कैसे पॉलिसीज़ बनाओगे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये है मोर पावर गिवन टू द गवर्नमेंट। पहले ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी, इससे कन्फ्लिक्ट होता था, ठीक है। ओके नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क एज अ सबॉर्डिनेट। अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स को सबॉर्डिनेट की तरह काम नहीं करना है, किसी के अधीन, किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना, ठीक है भाई। मतलब उनको एक तरह से ऑटोनॉमी, उनको एक तरह से फ्रीडम ही कह सकते हैं, मोर पावर दे दिया गया उनको, है ना, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था। थर्ड, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल। ओके, ये क्या बोल रहा है भाई, अगर आप ये चाहो तो ये पॉइंट स्किप भी कर सकते हो, ये हेडिंग वाला को आप स्किप करके डायरेक्ट ये अंडरलाइन वाले पॉइंट लिख सकते हो कि अ सेपरेट गवर्नमेंट वाज सेट अप फॉर द कैपिटल रीजन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के लिए जो कैपिटल रीजन है उसके लिए एक अलग सरकार बना दी गई, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स था, 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे, तो इसके लिए एक अलग ही गवर्नमेंट बना दिया गया जिसको बोलते हैं सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया। इन विच, अब इस सेपरेट गवर्नमेंट में बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट होगी वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि सेंट्रल में कंप्रोमाइज़ किया किसने, तो जो वहाँ की मेजोरिटी डच पॉपुलेशन थी उसने कहा ठीक है हम 50-50 कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि कैपिटल रीजन में तुम भी 50-50 कर लो, कहा ठीक है भाई, बस हो गया, सेटल, रिजॉल्व हो गई प्रॉब्लम। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इन्होंने एक नया तरीके का गवर्नमेंट बनाया भाई, और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अलग था बिल्कुल, एक तीसरे टाइप का गवर्नमेंट इन्होंने बनाया। और इस गवर्नमेंट में क्या था कि दिस गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा गवर्नमेंट बनाया जाएगा जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बोली जाएगी, और जितने भी वहाँ के कम्युनिटी हैं, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, वो लोग फ्रेंच लोगों को ही इलेक्ट करेंगे, यानी कि फ्रेंच वाले फ्रेंच को इलेक्ट कर रहा है, डच वाला डच को इलेक्ट कर रहा है, और उनको भेज दिया कि जाओ तुम दोनों लोग, या जर्मन वाला है तो जर्मन अपना रिप्रेजेंटेटिव उसको इलेक्ट कर दिया, और ये गवर्नमेंट में अपना गवर्नमेंट बना लेंगे। और इनका काम क्या होगा भाई, इनका काम ये होगा कि जो भी कल्चरल रिलेटेड इशूज़ होंगे उनको ये टैकल करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, दैट इज डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि वो बलोनिया में रह रहे हैं या फिर फ्लेमिश में रह रहे हैं या कैपिटल रीजन ब्रुसेल्स में रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं भी रहे, बस एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, और कम्युनिटी गवर्नमेंट को अपने डिफरेंट लैंग्वेज के बेस पे लोग ही इलेक्ट करेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे, और ये इसको बहुत ही रिकॉग्नाइज़ किया गया, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, ठीक है भाई। तो ये 4 तरीके थे भाई जिससे बेल्जियम ने क्या किया, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, कन्फ्लिक्ट होने नहीं दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, जस्ट सीक्वेंस में भाई, जैसे मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको क्वेश्चन करना होगा, जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, और इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में आप भी रिवाइज करना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये देखो आप, अब अगला एपिसोड हम लेते हैं, डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब हम श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या था, एक दूसरा केस स्टडी हम देखेंगे कि श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे भी वेरियस कम्युनिटीज़ एंड डाइवर्स पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या था कंपोजिशन, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी अकाउंट्स फॉर 74% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के 74% पे सिन्हाला पीपल्स थे, हु एंजॉय मेजोरिटेरियन स्टेट इन द कंट्री। अब ये मेजोरिटी में थे भाई, तो ऑब्वियसली इनको फ़ायदा मिलेगा मेजोरिटी होने का, और ये इन्जॉय भी कर रहे थे, ठीक है। ओके, और आपको पता है ना श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1948 में। ओके, अनदर कम्युनिटी, दूसरे यहाँ पे कंपोजिशन क्या था, तमिल स्पीकिंग थे, और तमिल स्पीकिंग टोटल 18% थे, तमिल स्पीकिंग 18% थे, लेकिन तमिल स्पीकिंग के भी सब डिवीज़न थे, सब ग्रुप था, 2 टाइप के तमिल होते थे, एक श्रीलंकन थे जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, और एक इंडियन तमिल थे जो इंडिया से वहाँ पे माइग्रेट होके प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश जो शिफ्ट कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे, और वहीं परमानेंट रहने लग गए थे, ठीक है। तो ये हो गए। तो जो इंडियन तमिल्स थे वो 5% थे, और जो श्रीलंकन तमिल थे वो 13% थे, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट 7% यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो कौन थी भाई, वो या तो तमिल थे या तो फिर वो सिन्हालास थे, राइट। 7% जो क्रिश्चियन लोग थे ये क्या थे, या तो तमिल थे या तो सिन्हालास थे, वो क्रिश्चियन को प्रैक्टिस कर रहे थे। एक और बात है भाई, ये जो कम्युनिटी थी कौन सी, ये सिन्हाला स्पीकिंग,
इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना, इसमें बुक में ऐड नहीं किया है कि सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी 74% थी एंड मोस्ट ऑफ देम वर प्रैक्टिसिंग बुद्धिज़्म, ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, ठीक है भाई। और जो तमिल थे ये इस्लाम मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, ठीक है। और जो थर्ड डिवीज़न है यहाँ पे क्रिश्चियन वाले, ये 7% क्रिश्चियन थे, लेकिन ये तमिल और सिन्हालास दोनों बोलते थे, ठीक है। 1% जो थे वो मुस्लिम थे, ठीक है। यानी एक चीज़ आपने देख लिया, ये सिन्हाला स्पीकिंग जो थे भाई वो 74% थे, ये बुद्धिस्ट थे। और यहाँ पे भी तमिल स्पीकिंग जो थे ये दो टाइप के थे, श्रीलंकन और इंडियंस थे। और ये टोटल 18% थे, 13:5 में थे, ठीक है। नेक्स्ट 7% क्रिश्चियन थे और 1% ये लोग रेस्ट ऑफ द पीपल थे, राइट, ओके। तो ये वहाँ का कंपोजिशन था, इसको ध्यान में रखना। अब इस कंपोजिशन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसीज, ठीक है भाई। कि आपको कोई भी ऐसे कारण बताने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं कि गवर्नमेंट वहाँ पे जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया हुआ था मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़, यानी एक तरह से मेजोरिटी में होने की वजह से इनको फ़ायदा मिल रहा था, तो इन्होंने कुछ पॉलिसी अडॉप्ट किया। और क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया, इसकी वजह से क्या क्या 3 आपको कॉन्सिक्वेंस बताने हैं, इसके रिजल्ट बताने हैं कि क्या उसका प्रभाव था, इम्पैक्ट क्या था। तो देखो भाई, सबसे पहला इम्पैक्ट यह था कि दिस पॉलिसीज इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो इन दोनों के बीच में श्रीलंकन तमिल्स मतलब जो तमिल्स थे और सिनालास पीपल थे, इनके बीच में एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन डेवलप हो गया था। और फीलिंग ऑफ एलियनेशन कैसे डेवलप हो गया था भाई, मतलब कि एक अलगाव की भावना आ गई थी, सेपरेटिस्ट हो गए थे इनके अंदर, एक अलग थलग होने की फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। क्यों हो गई थी, इसका कारण क्या था, तो ये श्रीलंकन कुछ मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़ इन्होंने ऑप्ट किया हुआ था। और अभी हम पढ़ेंगे कि क्या मेजोरिटेरियनिज्म इन्होंने ऑप्ट किया था, कौन सी वो पॉलिसी लगाए थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गया था। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या था भाई, कि नॉन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तमिल लोगों जो भी थे, तमिल स्पीकिंग जो थे, इनके कल्चर को लेके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बुद्धिस्ट थी, बुद्धिस्ट सिन्हालास थे, वो इनके किसी भी मैटर को लेके सेंसिटिव थे ही नहीं। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इनका कल्चर क्या है, इनका रिलीजन लैंग्वेज एक्सटेंट होगा क्या होगा, फ़र्क नहीं पड़ता। सिन्हालास पीपल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी इनका साथ नहीं देती थी। तो ये एक इम्पैक्ट था। दे फेल दैट द गवर्नमेंट वॉज प्रैक्टिसिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तमिल या स्पीकिंग लोगों को ये लगने लग गया कि भाई गवर्नमेंट हमारे प्रति एक तरह से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, धार्मिक भेदभाव कर रही है, ठीक है। और इवन वो जॉब में भी और एजुकेशन में भी प्रेफरेंस किसको दे रहा है, वो सिनालिस पीपल को दे रहा है, बुद्धिस्ट पीपल को दे रहा है, तमिल पीपल को प्रेफरेंस मिल ही नहीं रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट हुआ। एंड श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च अ पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर इन्होंने एक डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि हमें तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। और फिर इन्होंने बोला कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए भाई, ताकि हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए, प्रिजर्व कर पाए, कंजर्व कर पाए। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ गवर्न एंड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। और इनकी क्या डिमांड थी कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जॉब में, एजुकेशन में। और एक और इम्पैक्ट इसका हुआ कि सिविल वॉर ब्रोक आउट इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर लॉस देयर लाइफ। यानी कि एक सिविल वॉर भी होता है वहाँ पे जो 26 ईयर तक चलता है, 1983 से 2009 तक, लगभग ये मोर देन 25 ईयर्स का एक सिविल वॉर वहाँ पे होता है। ये इसका कारण क्या था भाई, इसका कारण कह सकते हो कि मेजोरिटेरियन पॉलिसीज दैट वाज अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, ये इसका कारण था, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या था ये इनका मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है भाई, ओके। तो ये क्या कारण था भाई, यही रीज़न पूछ रहा है। हाईलाइट द रीज़न फॉर इंक्रीज इन फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। ये जो तमिल पीपल थे इनके अंदर एक अलगाव की भावना, सेपरेट की भावना क्यों आ गई, अलग से डिमांड क्यों करने लग गई, ये रीजनल ऑटोनॉमी की बात क्यों कर रहे थे, ठीक है। तो इसका कारण देखते हैं क्या क्या कारण है। देखो भाई, श्रीलंका 1948 में अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है ये कंट्री। और जैसे ही इंडिपेंडेंट होता है, इस्टेब्लिश कर लेता है सिन्हाला सुप्रीमेसी, यानी कि सिन्हाला वहाँ पे सुप्रीम हो जाते हैं, वो पावर में आ जाते हैं, उनका डोमिनेंस बढ़ जाता है। इससे हुआ क्या कि एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन हो गया। और इसके कारण क्या क्या थे, तो यही कारण थे भाई, ये मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़ या मेजर्स क्या क्या थे, वो यही थे। आइए देखते हैं। पहला ये था कि 1956 में एक एक्ट पास किया इन्होंने, और उस एक्ट में क्या बोला गया, रिकॉग्नाइज सिन्हालाज एज अ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी सिन्हालास को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया कि पूरे देश में एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, वो है सिन्हाला। तो ये तो यार तमिल लैंग्वेज का डिसरिस्पेक्ट है ना,
ये तो डिसरिगार्ड है, उनको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये तो गलत बात है। जैसे इंडिया में देखो, अगर मान लो हिंदी लैंग्वेज पूरे कंट्री में इम्पोज कर दिया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, तो जो तमिल स्पीकिंग है, जो तेलुगु स्पीकिंग है, मलयाली हैं, ये सब क्या करेंगे? ये तो भाई इनको तो प्रॉब्लम होगी ना, ये तो गलत बात है। ऑब्वियसली वो लोग कन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसी वजह से इंडिया ने क्या कर रखा है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रखा है। जैसे हरियाणा का आपका हिंदी है और 2010 में पंजाबी भी डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसे ही पंजाब में पंजाबी है, ठीक है, यूपी में हिंदी और उर्दू है, ठीक है भाई, तमिल में तमिल है, ठीक है, तमिलनाडु में, तो अलग अलग स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग है। तो हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता लैंग्वेज को लेके, लेकिन यहाँ पे नहीं करा इन्होंने, सिर्फ सिन्हालास को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। तो ये मेन कारण था। दूसरा इन्होंने क्या किया, प्रेफरेंस वर गिवन टू द सिन्हालास अप्लीकेंट। जो भी सिन्हालास पीपल थे, अप्लीकेंट थे, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था यूनिवर्सिटी पोजीशन में या तो गवर्नमेंट जॉब में, यानी एजुकेशन और जॉब में ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको मिल रहा था, सिन्हालास पीपल को मिल रहा था। तो ये भी गलत है भाई। स्टेट प्रमोटेड बुद्धिज़्म, और आपको पता है वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करती थी, विच वॉज द रीज़न फॉलोड बाय द सिन्हाला स्पीकिंग। और इस रिलीजन को सिन्हाला ही मानते थे, यानी कुल मिला के सिन्हालास को प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पे, राइट। और एक क्या था भाई, ये मेजोरिटेरियन पॉलिसीज श्रीलंका गवर्नमेंट की। श्रीलंकन तमिल्स फेल दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर वॉज सेंसिटिव। पहले ही हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। ये भी एक कारण था कि जो अदर पार्टी थी वो लोग भी श्रीलंकन तमिल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इन सब के वजह से इनके अंदर एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन हो गया था, यानी एक अलग होने का इनके अंदर भावना, फीलिंग्स जग गई थी। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। अब हम देखेंगे भाई नेक्स्ट पॉइंट। तो आई होप क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस, ठीक है। ओके, वी हैव डिस्कस दिस वन, ओके। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, अब हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है भाई। ये पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है ना। यानी कि इतने सारे हमने कॉन्फ्लिक्ट केस स्टडी पढ़ाई कर ली, श्रीलंका का देख लिया, बेल्जियम का देख लिया, यानी यहाँ पे एक चीज़ तो बात समझ में आ जा रही है कि अगर हम पावर को शेयर कर दें, अगर हम पावर को कंसंट्रेट ना करें, पॉलिटिकल पावर है, जो भी एजुकेशनल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, शेयर कर दें डिफरेंट कम्युनिटी में, तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप ही नहीं होंगे, ठीक है भाई। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्यों ज़रूरी है। गिव द रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ये सब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी है, सीबीएसई का भी क्वेश्चन है। तो देखो, 2 कारण है भाई पावर शेयरिंग का। पहला कारण यह है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड, यानी माइंड रिलेटेड, ठीक है। एक होता है दिमाग से और एक होता है दिल से, है ना। दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को सोचने का। तो एक कारण है यहाँ पे माइंड रिलेटेड, यानी कि इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल, बिजनेस माइंडेड होके, यानी क्या फ़ायदा क्या नुकसान देख के, तो ये प्रूडेंशियल रीज़न है। और दूसरा होता है मोरल, एथिकल वैल्यूज़ के आधार पे, ठीक है, यानी कि जहाँ पे हम वैल्यूज़ को दिल से सोचते हैं, वहाँ फ़ायदा नुकसान नहीं देखते। तो आइए दोनों को समझते हैं क्या क्या है, क्यों पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो पहली बात ये है भाई प्रूडेंशियल रीज़न में कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सोशल ग्रुप्स, जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देता है। दैट लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे कंटिन्यू रहा तो इससे वायलेंस भी हो सकता है, इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है कंट्री में। जैसे श्रीलंका में 26 ईयर्स तक सिविल वॉर चलता रहा, तो वहाँ पे इकोनॉमिक वायलेंस भी था, बहुत लाखों लोग मारे गए वहाँ पे, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आई वहाँ पे, है ना। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो फिर वो कंट्री डेवलप नहीं कर पाता, समझ गए। तो ये प्रूडेंशियल रीज़न हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग से प्रूडेंशियल कारण ये है कि अगर आप पावर शेयर कर देते हो तो इससे स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, इंश्योर होती है, गारंटी होती है कि हाँ ठीक है स्टेबल रहेगा गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया में ले लो, देखो हमने पावर शेयरिंग इतने अच्छे से कर रखा है कि हमारे इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आती, है ना भाई। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल है, हमने रिजर्व्ड कर रखा है कंस्टिट्यूएंसीज़ को वीमेंस के लिए, कहीं पे हमने एससी के लिए, कहीं पे एसटी के लिए हमने रिजर्व कर रखा है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। लैंग्वेज को लेके भी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज पावर शेयर कर रखा है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जितने लैंग्वेज ले लो आप लोग, है ना। तो ये हमारा प्रूडेंशियल है और इंडिया में इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। अब मोरल रीज़न देखते हैं। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो भाई, पावर शेयरिंग जहाँ पे डेमोक्रेसी होगा वहाँ पे पावर शेयरिंग होगा ही होगा, क्योंकि ये एक इंटीग्रल पार्ट है, एक वेरी स्पिरिट है, इसका मेन फीचर है डेमोक्रेसी का पावर शेयरिंग, ठीक है भाई। क्योंकि लोगों के अंदर जो भी पीपल है,
लोग हैं वहाँ पे, सिटीजन्स है, अगर उनमें आप पावर शेयर नहीं करोगे तो डेमोक्रेसी इंश्योर होगा ही नहीं, फिर काहे का डेमोक्रेसी, है ना भाई। ओके, तो ये है, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स द शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एग्जिस्टेंस एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि मोरल रीज़न ये हो गया कि पावर शेयरिंग तो बहुत ही ज़रूरी है भाई डेमोक्रेसी में, और जो डेमोक्रेटिक रूल होता है उसमें पावर शेयरिंग इन्वॉल्व होती है विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। जो भी लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं इसके एक्सरसाइज से, यानी डेमोक्रेटिक रूल की वजह से, तो हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, और इसके इफ़ेक्ट्स के साथ आपको रहना भी पड़ रहा है। मतलब कि आप अगर देश के अंदर रह रहे हो, इकट्ठे एक साथ रह रहे हो, तो पावर शेयरिंग करना पड़ेगा। ये डेमोक्रेटिक रूल ही कहता है कि हर एक लोग देश में रहें, एक साथ रहें, ठीक है, अनडिवाइडेड होकर रहें, हारमोनियस वे में रहें, तो ये एक तरीका हो गया। एंड सेकेंड जो मोरल रीज़न है कि पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। आपको पता है ना डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी है अगर, तो यहाँ पे लोगों से तो पूछना होना चाहिए ना भाई, लोगों से तो पूछना ही पड़ेगा कि कैसे गवर्न करना है। आप लोगों के बिना, पीपल के बिना ही आप अपने मन का कर रहे हो, तो फिर काहे का डेमोक्रेसी भाई। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस पे आप रूल कर रहे हो उनसे पूछ तो लो एक बार, हाउ दे आर टू बी गवर्न, उनके साथ कैसे गवर्नेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग एमंग द डिफरेंट यूनिट इन इंडिया इज सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ मोरल रीजन। जैसे हमने डिफरेंट डिवीज़न कर रखा है पावर शेयरिंग का, हॉरिजॉन्टल कर रखा है, वर्टिकल कर रखा है ना भाई। ओके, तो ये है आपका प्रूडेंशियल और एथिकल या मोरल वाला, ठीक है, दो टाइप के आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बस आपको एक रिकॉल करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है भाई, देखो कि कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसीडरिंग देयर लोकेशन, साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट, यानी कि उनके कंपोजिशन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, श्रीलंका का कंपोजिशन आपने पढ़ा ही था, बेल्जियम का पढ़ा ही था, दोनों को लिख दो आप, बस हो गया। यानी जो स्टार्टिंग में हमने दो क्वेश्चन करे हुए थे, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, दोनों को एक साथ लिख दो, डिस्क्राइब कर दो, ठीक है, हो गया आंसर आपको, है ना। ओके, अगर लोकेशन वाइज कह रहा है तो आप लोकेशन बता दो कि बेल्जियम यूरोप में है, श्रीलंका एशिया में है ना। ओके, नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन आपने पहले ही कर रखा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, हाँ जी, ये वाला, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे डेमोक्रेसी, हमारे कंट्री में, मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में कौन कौन से फॉर्म है, कैसे कैसे आप पावर शेयर कर सकते हो। अभी आपने क्या देखा चैप्टर में, आपने देखा कि अगर पावर शेयर नहीं किया जा रहा है एमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे श्रीलंका में तमिल्स थे, उन्होंने अपना एक तमिल एलम की डिमांड करने लग गए थे कि हमें अलग ही देश बनाना है। ऐसे ही बेल्जियम में भी दो डिवाइड हो सकते थे, एक वोलोनिया अलग बन जाता और फ्लेमिश अलग ही कंट्री बन जाता, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा ना हो, देश में टुकड़े टुकड़े ना हो, इसलिए हमें पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में कौन कौन से तरीके हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नंबर 1, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होता है। ये कैसा पावर डिवीजन है भाई, इसमें एक्चुअली पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, ठीक है। तो इसके ऑर्गन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हॉरिजॉन्टली, पैरेलली इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्यों ये हम ऐसा करते हैं भाई, सो दैट टू इंश्योर नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ताकि कोई भी अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना कर पाए, एक दूसरे पे डोमिनेट ना कर पाए, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। ईच ऑर्गन चेक एंड ऑर्डर, एक दूसरे को चेक करें और कंट्रोल करें, चेक एंड बैलेंस जिसको बोलते हैं, पावर को चेक और बैलेंस करते रहें। यानी कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो लेजिस्लेटिव है, कोई ऐसा कानून बना दे पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, जो किसी कम्युनिटी को हर्ट कर रहा हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन है भाई, उसको कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी है। वो इंटरप्रेट करेगा कि आपने जो कानून बनाया, जो लॉ आपने पास किया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देख रहे हो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके, गुड। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट आप देख सकते हो जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा कैसा तरीका है भाई, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। एक तो हॉरिजॉन्टल आपने कर लिया, एक वर्टिकल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक एंड बैलेंस कौन सा वाला है, तो ऑर्गन्स वाले हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले। वर्टिकल डिवीजन किसको बोलते हैं,
जो एक ऑर्डर में रहे, हाईएस्ट टू लोअर, मतलब अप टू बॉटम, अप टू डाउन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीपल चूज सेपरेट गवर्नमेंट एट द सेपरेट लेवल, यानी यहाँ पे लेवल की बात करेंगे हम लोग, लेवल की बात होगी, एक टॉप पे होगा, उसके नीचे होगा, फिर उसके ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट है, पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट है जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। इंडिया का एग्जाम्पल है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है आज के टाइम पे, ठीक है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है प्रोविंशियल लेवल पे होती है ना भाई, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और हमारे इंडिया में आपको पता ही है एक थर्ड टायर भी गवर्नमेंट है। थर्ड टायर गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोले तो म्यूनसिपालिटी होता है और पंचायत्स होते हैं, सरपंच जिसके हेड होते हैं। तो देख रहे हो आप, थ्री टायर में इसको हमने वर्टिकल डिवाइस कर रखा है, इसीलिए इसको वर्टिकल बोलते हैं। ये पैरेलल नहीं है, ये वर्टिकल है, फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है भाई। ओके, तो ये दूसरा तरीका हो गया पावर शेयरिंग का। एक और तरीका है भाई डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप। जितने भी सोसाइटी में ग्रुप्स हैं, जो मेजर ग्रुप्स हैं, उनमें भी आप पावर शेयरिंग कर दो। कैसे करोगे आप, और कौन से ये ग्रुप होते हैं भाई, देखो एक रिलीजियस ग्रुप होता है और एक लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है। तो रिलीजियस ग्रुप में जो भी मेन रीज़न है माइनॉरिटी वाले, जैसे इंडिया में माइनॉरिटी रिलीजन में कौन है, जैसे जैनिज़्म हो गए, बुद्धिज़्म हो गए, सिखिज़्म हो गए, ये कम्युनिटी ऐसी है जो रिलीजियस माइनॉरिटी है। वैसे ही लिंग्विस्टिक भी माइनॉरिटी हो सकते हैं। जैसे अगर आप यूपी में चले जाओ तो आपको वहाँ पे सिख जो लैंग्वेज है, सिख स्पीकिंग पीपल कम मिलेंगे, लेकिन उनको भी राइट दिया गया है कि आप अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को बचा सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये आपका फंडामेंटल राइट भी है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स में, समझ गए भाई। कि किसी भी टाइप का माइनॉरिटी हो उसको प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, आपको ये फंडामेंटल राइट्स दे रखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और कौन सा तरीका है भाई। इस ऐसा करने से क्या होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी कुड हैव अ फेयर शेयर इन द पावर। इससे ये होगा कि जो पावर में है सबको फेयर शेयर मिलेगा, मतलब एक इक्विटेबल शेयर मिलेगा सबको, कोई भेदभाव नहीं होगा। एक और तरीका है डिवीजन ऑफ पावर अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। आपने देखा होगा कि हमारे कंट्री में मल्टी पार्टी रूल है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं, वो भी एक तरह से पावर शेयरिंग कर रही हैं। जैसे अलग अलग आइडियोलॉजी के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये लोग भी तो एक तरह से पावर शेयरिंग कर रहे हैं। अगर आपको बीजेपी अच्छी नहीं लग रही है, लोगों के पास चॉइस है, कांग्रेस को ला दो। कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी को ला लो। स्टेट में अगर देखो तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट रीजनल पार्टीज़ हैं, उनको आप गवर्नमेंट में ला सकते हो। तो एक तरह से ये पावर शेयरिंग हो रहा है, ये भी एक तरीका है एमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़। और कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जब बनता है तो कोलिजन गवर्नमेंट बनता है, यानी कोलिजन का मतलब कि टू और मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज़ कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो वहाँ पे भी तो पावर शेयरिंग करना पड़ता है, जब दो तीन लोग इकट्ठे गवर्नमेंट बनाएंगे तो उनको पावर शेयरिंग करना पड़ता है कि हाँ भाई चलो कुछ मिनिस्ट्री आप रख लो, कुछ मिनिस्ट्री आप रख लो, तो पावर शेयरिंग हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्रेशर ग्रुप्स भी है इंडिया में। प्रेशर ग्रुप्स बोले तो एनजीओ टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करती हैं, अपनी डिमांड्स को रखती हैं। मूवमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, नर्मदा बचाओ मूवमेंट है ना, चिपको मूवमेंट है। तो मूवमेंट के थ्रू भी पावर शेयरिंग किया जाता है। एक तरीका है ये भी कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर शेयरिंग के तरीके हैं मॉडर्न टाइम पे। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड सिटीजन टू चॉइस टू चूज़ देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी में ये चूज़ करने का ऑप्शन देता है भाई, कि लोग अपने रूलर्स को चूज़ कर पाए। एंड चॉइस इज़ प्रोवाइडेड बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। और चॉइस लोगों को कैसे मिलेगा, अगर एक पार्टी होगी तो चॉइस कहाँ रह जाएगा, तो मल्टी पार्टी रूल है, ठीक है। तो ये चॉइस है यहाँ पे। हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू विन, ऑब्वियसली सब सेम है। और यहाँ पे कंपटीशन भी इंश्योर होता है, दैट पावर डजन रिमेन इन वन हैंड। कंपटीशन रहता है हमेशा, आपने देखा भी होगा कि इलेक्शन में हमेशा कंपटीशन रहता है पावर में आने के लिए। ओके, तो ये था आपका मॉडर्न टाइम का फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो 4 टाइप से आप पावर शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है भाई। ओके, और एक इस क्वेश्चन, आई थिंक ये 9th नंबर का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, अब हम यहाँ से आएंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं आपको ऐसे जंप करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है भाई। जिस टॉपिक से रिलेटेड वही टॉपिक वाले क्वेश्चंस भी आप डिस्कस कर पाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर फोकस करिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आता ही आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। अभी मैंने आपको टाइप्स बताया था कि पावर शेयरिंग कितने टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे आप पढ़ पाओगे कि वो जो मेन 2 टाइप्स हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग, इसके आप डिफरेंसेस बता दो। और कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, आपको इतना ये सब सिरदर्द नहीं लेना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पॉइंट नंबर 1 लिखो,
ठीक है, हॉरिजेंटल में, कि पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जब भी आप ऑर्गन की बात करोगे वो हॉरिजेंटल होगा, यानी गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन्स में जब आप पावर शेयर कर देते हो तो ये एक पहला फीचर हो गया हॉरिजेंटल का। ठीक है भाई, यानी कि लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा एंड जुडिशरी होगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। वर्टिकल में क्या होता है, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे आप लेवल्स की बात करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। अब दूसरे डिफरेंस पे आ जाओ। द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल ऑफ, हाँ ये देखो, यहाँ पे जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, दे आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल, पैरेलल लेवल पे, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी बड़ी है या लेजिस्लेटिव पावरफुल है या एग्जीक्यूटिव पावरफुल है। सबका अपना रोल है भाई। एवरी वन हैज़ बीन प्लेस्ड एट द सेम लेवल एंड एवरी वन हैज़ इट्स ओन सेपरेट पावर्स। तो सबके अपने अपने डिफरेंट पावर्स हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है, द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्व्स ग्रेटर पावर टू द सेंटर गवर्नमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात है कि सेंटर के पास थोड़ा सा ज़्यादा पावर होता है इन कंपैरिजन टू द स्टेट। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर वन। आपको पता ही है चेक एंड बैलेंस का काम करता है। यहाँ पे क्या है भाई, लोअर ऑर्गन्स वर्क अंडर द हायर ऑर्गन्स। हमेशा यहाँ पे जो लोअर वाला होगा वो हायर के अंडर में काम करता है। तो ये वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजेंटल है। तो ये मेन डिफरेंस है भाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। इसमें जितने भी मैंने टॉप क्वेश्चंस हैं जिससे आपके टॉपिक कवर हो सकते हैं, मैंने वो कवर करा दिया। ये क्वेश्चन आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, स्पेशली 10th क्लास का, आपका या तो essay 1 का हो, टर्म 1 का एग्ज़ाम हो, टेस्ट पेपर देने जा रहे हो, या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये 10 क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। दीज आर द क्रूशियल्स क्वेश्चंस। ठीक है भाई, चलिए फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, अप टू देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।